शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। आई एम रिफा जहाँ फ्रॉम लर्निंग विद रिफा जहाँ यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड जो अभी टॉपिक रिसेंटली स्टार्ट किया हुआ था दैट वाज एसेंट ऑफ सैप। सो आज भी हमने उस टॉपिक रिलेटेड उसकी कुछ कंटिन्यूटी ही डिस्कस करनी है। आज हम देखेंगे एसेंट ऑफ सैप रिलेटेड इसका थर्ड फैक्टर एंड दैट इज इम्बाइबिशन। हम देखेंगे कि जो इम्बाइबिशन का फैक्टर है वो कैसे हेल्प करता है एसेंट ऑफ सैप के जो मैकेनिज्म है उसको समझ आ गई। उसके साथ साथ हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज ब्लीडिंग। हम देखेंगे कि प्लांट्स में ब्लीडिंग कैसे होती है। साउंड्स स्ट्रेंज ना कि प्लांट्स में भी ब्लीडिंग होती है। यस, प्लांट्स में भी ब्लीडिंग होती है। कैसे होती है, क्या क्या मैकेनिज्म है, वो सारे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी क्यूरियोसिटी खत्म कर देती हूँ कि हमने पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से सब टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, स्लाइड्स क्या है, क्या टॉपिक है। तो हमें इम्बाइबिशन स्टार्ट करना है, ठीक है। हम उसकी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये है क्या, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसमें कैसे ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, कौन कौन से चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस डिस्कस करेंगे। फिर इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं, वो सीड्स जिन्होंने जर्मिनेट करना होता है और प्लांट्स में कन्वर्ट होना होता है, उनमें इम्बाइबिशन वाला प्रोसेस कैसे हेल्पफुल होता है, ठीक है। उसके साथ साथ हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज ब्लीडिंग। यस, हम देखेंगे कि प्लांट्स में ब्लीडिंग कैसे होती है। अब प्लांट्स को ब्लड नहीं आता, प्लांट्स को जख्म हो तो उसमें से ब्लड नहीं आता, हाँ कुछ और आता है, लेकिन वो ब्लीडिंग वाले मैकेनिज्म में ही आता है, ठीक है। वो क्या, उनमें ब्लीडिंग के कॉन्सेप्ट में क्या क्या उनमें फिर स्क्रीट आउट होता है, वो सारी की सारी हम चीजें देखेंगे, वो सारा का सारा मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो ब्लीडिंग वाला टॉपिक है ना, ये थोड़ा मिलता जुलता भी है एसेंट ऑफ सैप के मैकेनिज्म से और नहीं भी मिलता जुलता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कैसे मिलता है और कैसे ये नहीं मिलता, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपने माइंड में रखने, इसका आंसर मैं आपको देने जा रही हूँ। सबसे पहले हम इम्बाइबिशन को स्टार्ट करते हैं कि इम्बाइबिशन है क्या। मैं आपके लिए बहुत आसान कर देती हूँ ये कि मैं ना इम्बाइबिशन का आपको लफ्जी मायने बताने जा रही हूँ। इम्बाइबिशन का लफ्जी मायने है एब्जॉर्प्शन, मतलब कि इस प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन ही होती है। सवाल पैदा होता है कि एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, ठीक है। चलिए जी, मैं आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग सी एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। आप कहेंगे मैम ये क्या है, बड़ी आपको क्यूरियोसिटी होगी कि ये पिक्चर मैम ने क्यों लगाई है। ऐसा है कि ये चनों की एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मैं चने की एग्जाम्पल लेके आपको ये प्रोसेस समझाने जा रही हूँ। अच्छा, आप में से मोस्टली बल्कि सबको ही पता होगा कि आप जो चने हैं उसको पानी में अगर आप सॉक करते हो तो वो क्या करते हैं, वो फूल जाते हैं, ठीक है। अब जब वो फूलते हैं इसका मतलब कि पानी उन चनों के अंदर आ गया, ठीक है। ये पानी के बगैर था, इनको जब हमने काफी देर पानी में रखा तो वो फूल गया, उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनमें अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है, ठीक है। सो इम्बाइबिशन का प्रोसेस समझने के लिए मैंने आपके साथ चने की एग्जांपल ली। अब अगर आप देखो तो इनमें क्यों साइज जो है वो इनका इंक्रीज करता है, इनका वॉल्यूम क्यों इंक्रीज करता है, वो इसलिए क्योंकि इनमें वाटर अब्जॉर्प्शन होती है। वाटर अब्जॉर्प्शन कैसे होती है? ऐसा है कि ये जो चना है बेसिकली ये भी तो प्लांट सेल है ना, ठीक है। अब इनकी जो सेल वॉल होती है ना, इनमें बेसिकली एब्जॉर्प्शन होती है। तो जो सेल वॉल एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, ठीक है। सो सेल वॉल एब्जॉर्प्शन करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। जैसे ही आपको पता है चने का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है, इसका मतलब उसका साइज इंक्रीज हो गया। अब साइज इंक्रीज होने के पीछे एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये होती है कि डिसॉल्व नहीं हो जाता बिल्कुल। हाँ, डिसॉल्व क्यों नहीं होता मटेरियल वो भी हम देखेंगे। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन या इसके कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स रिलेटेड कि ये है क्या। क्योंकि हम एसेंट ऑफ सैप रिलेटेड मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे थे, मुझे यहाँ जरूरत पेश आ रही है कि मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं। बल्कि आपने खुद कोशिश करनी है कि इस टॉपिक को लेने से पहले आपने पहले टॉपिक लाजमी लेने, क्योंकि फिर आपको अच्छे से समझ नहीं आती। एसेंट ऑफ सैप का मतलब होता है कि वाटर और मिनरल्स का जो एक सोल्यूशन होता है वो प्लांट्स में रूट से ऊपर लीव्स तक की मूवमेंट, ठीक है। सेंडिंग वाटर में जो वाटर मूवमेंट होती है उसको हम एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। अब इसमें दो जो मैकेनिज्म थे वो इन्वॉल्व हो रहे थे। हमने कोहेजन टेंशन थ्योरी भी देखी, फिर उसके साथ साथ हमने रूट प्रेशर भी देखा कि रूट प्रेशर भी जो है वो वाटर को ऊपर भेज रहा था। इम्बाइबिशन में बेसिकली सेल वॉल कंट्रीब्यूट कर रही होती है, ठीक है। अब जाइलम की ही सेल वॉल ले लें, आपको पता है मैंने अभी पीछे भी आपको बताया था कि जो जाइलम की सेल वॉल होती है उसकी कुछ कंपोजिशन होती है, ठीक है। ना भी जाइलम सेल वॉल हो, मैंने आपके साथ ये चने की एग्जांपल, इसकी सेल वॉल, कोई भी सेल वॉल हो आपको पता है प्लांट की कंपोजिशन तो यही होगी कि उनमें सेलुलोज होगा, पेक्टिन होगा, लिग्निन होगा, ठीक है। अब ये चीज, तीनों चीजें जिनसे सेल वॉल बनी होती है, ये तीनों चीजें जो है ये एबिलिटी रखती हैं कि ये वाटर की एब्जॉर्प्शन कर सकें। ये टेक अप वाटर का मतलब है कि जो सेल वॉल है वो इट सेल्फ वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जैसे ही सेल वॉल वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो इनडायरेक्टली
थोड़ा सा हमें वॉल्यूम में इंक्रीज नजर आता है, जैसे हमने चने की एग्जांपल ली, ठीक है। अब लेकिन बात ये आती है कि जो पानी जो कि सेल वॉल एब्जॉर्ब करके ऊपर भेज रहा था, उसमें जो वाटर और मिनरल सेल वॉल ऊपर भेज रहा था, क्या वो वाटर सेल जो मिनरल्स है वो सेल वॉल में डिसॉल्व हो जाते हैं? तो यहाँ ये आता है कि नहीं, वाटर डिसॉल्व नहीं होता सेल वॉल में, मतलब कि ये जो सेलुलोज है पेक्टिन है लिग्निन है, ये वाटर को डिसॉल्व नहीं कर रहे होते, ठीक है। अच्छा, 3 कॉन्सेप्ट आ गया। हमने कहा कि एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, इसके बाद इस प्रोसेस में हमें वॉल्यूम इंक्रीज देखने को मिलता है और डिसॉल्व नहीं होता मटेरियल्स इसमें, ठीक है, सेल वॉल में। अच्छा, इस प्रोसेस को हम इम्बाइबिशन बोलते हैं, ठीक है। अब आता है कि ये एक और फोर्स है जो कि एसेंट ऑफ सैप में बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल परफॉर्म कर रही होती है। अभी मैंने आपको बताया इसके अलावा भी 2-3 फोर्सेस थी, जैसे कोहेजन टेंशन थ्योरी का एक पूरा मैकेनिज्म था, ठीक है, जिसमें हमने कोहेजन देखी, एडहेजन देखी, फिर उसकी टेंशन देखी थी, ठीक है। तो उसके अलावा भी हमने एक फोर्स देखी थी जो कि ट्रांसपोर्टेशन पुल था, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन पुल हो गया, कोहेजन टेंशन थ्योरी के सारे फैक्टर्स हो गए, ठीक है, फिर उसके अलावा रूट प्रेशर हो गया, ये सारी की सारी चीजें तो इन्वॉल्व होती हैं जाइलम में पानी को ऊपर की तरफ भेजने के लिए। उसके अलावा इम्बाइबिशन भी एक इंपॉर्टेंट फोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये सजेशन दी किसने? तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम सैक्स था, उसने 1874 में सजेस्ट किया था कि वाटर मॉलिक्यूल जो है उसकी मूवमेंट अलोंग सेल वॉल भी होती है। कोहेजन टेंशन थ्योरी में हमने कहा था कि एडहेजन होती है, मतलब कि जो सेल वॉल है जाइलम की उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल चिपकता है और ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन हमने ये नहीं वहां कहा था कि सेल वॉल इटसेल्फ भी वाटर को एब्जॉर्प्शन करता है, क्योंकि हमने सिर्फ वहां सेल वॉल के साथ एडहेजन देखी थी वाटर मॉलिक्यूल्स की। अब यहाँ हमने पढ़ा कि इम्बाइबिशन में सेल वॉल इटसेल्फ भी वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और ऊपर भेज रहा होता है, ठीक है। सो ऊपर जो जाइलम वेसल से पानी का ऊपर जाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये इम्बाइबिशन के थ्रू आता है। अब ना मैं ना आपके लिए और जिंदगी पे आसान कर देती हूँ, ये टॉपिक पे आसान कर देती हूँ, मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी ना एक और एग्जांपल शेयर करती हूँ जिससे आपको मजीद भी समझ आ जाएगी। ऐसा है कि लेट्स सपोज कि मैंने ये एक वाटर ले लिया, ठीक है, इसमें अगर मैं थोड़ा सा रोल करके टिश्यू पेपर डालती हूँ, तो टिश्यू पेपर जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, हालांकि टिश्यू पेपर का सिर्फ ये एज, ठीक है, वाटर कांटेक्ट में आएगा, तो आपको पता है कि जो टिश्यू है वो पूरे का पूरा गीला हो जाता है, वाटर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। इसी तरह टिश्यू पेपर हो गया, लिटमस पेपर हो गया, या फिर उसके अलावा कोई भी कागज हो गया, आपको पता है जब आप उसको पानी में डालते हो तो वो ऊपर की तरफ पानी जो है वो पूरी सरफेस पे फैलता है, हालांकि सिर्फ उसकी थोड़ी सी सरफेस जो है वो टच में आती है या इन टच होती है वाटर के साथ, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह इम्बाइबिशन का भी प्रोसेस है कि जैसे ही सेल वॉल के साथ उसके इन टच में वाटर आता है, सो वाटर मॉलिक्यूल उस सेल वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं और वैसे ही वो 1 2 3 एब्जॉर्ब करते करते वो पूरी की पूरी सेल वॉल गीली हो जाती है और थोड़ा से सेल की वॉल्यूम में भी इंक्रीज आता है। लेकिन ये जो वाटर है, ये वो जो मिनरल्स हैं जो इसमें से ट्रांसफर करते हैं, वो सेल वॉल उसको अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करती। डिसॉल्व करे तो फिर फायदा ही क्या, डिसॉल्व नहीं करती, उसको ऊपर की तरफ भेजती है, ठीक है, तो ऊपर चढ़ता है। तो एक प्रोसेस हमने इम्बाइबिशन का भी देख लिया। अच्छा जी, बहुत डिटेल बता दी। अब आगे चीजें आसान, इसलिए शुरू में मैं चीजें खींच रही थी क्योंकि आगे आपको बहुत अच्छी समझ आ रही है। ऐसे है कि कहते हैं कि जो इम्बाइबिशन फोर्स है, थोड़ी सी फोर्स है जो पानी को ऊपर भेजती है, ये ड्राई सेल वॉल में बहुत अच्छे से काम करती है। उसके अलावा थिकन्ड जो प्रोटोप्लास्ट है, जो थोड़ा मोटा सेल होता है उसमें, और जिस सेल वॉल जो प्लांट जिसकी सेल वॉल जरा ड्राई है उसमें ये जरा फोर्स जरा ज्यादा एक्ट करती है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपके साथ टिश्यू की एग्जांपल ली कि ड्राई टिश्यू जब आप पानी के साथ टच करते हो तो वो पानी को ऊपर की तरफ लेके जाता है और पूरा का पूरा टिश्यू जो है वो थोड़े ही टाइम में हमें गीला हुआ नजर आता है, ठीक है। इसी तरह प्लांट बॉडी में भी ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, ठीक है। कहते हैं जो ड्राई सेल वॉल होती है वो एक तो अट्रैक्शन ज्यादा करती है वाटर मॉलिक्यूल की और वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है। सो ये कैपेसिटी होती है अगर ड्राई सेल वॉल मिल जाए तो फिर उसमें ये फोर्स ज्यादा अच्छे से काम कर रही होती है। अच्छा जी, फिर उसके बाद कहते हैं कि जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल आया, एब्जॉर्ब हुआ, तो सेल का जो साइज है, वॉल्यूम है, वो इंक्रीज आ जाता है उसमें, मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में वो कह रहे हैं कि जो रूट सेल वॉल जिसमें इम्बाइबिशन का प्रोसेस होता है और वाटर जो है वो सोइल से फिर उस रूट सेल वॉल में जाता है, ये जो मूवमेंट होती है ना, मतलब जो इम्बाइबिशन की मूवमेंट है ना, ये मैं आपको एक और टॉपिक से रिलेट करवाऊंगी। आपको आगे कान खुल जाएंगे, आंख खुल जाएगी, दिमाग खुल जाएगा, दुनिया आपकी खुल जाएगी। अच्छा, ये वो प्रोसेस था जो इसके साथ भी मिलता जुलता है। अच्छा जी, वो था एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे याद करें आपने मेरे से पढ़ा हुआ है। एपोप्लास्ट पाथवे बेसिकली वाटर मूवमेंट की थी, लेकिन ये वो वाटर मूवमेंट थी जो सेल वॉल से सेल वॉल होती थी, ठीक है। स्पेसिफिक वाटर मूवमेंट फ्रॉम सेल वॉल टू द सेल वॉल, मतलब वन सेल वॉल
टू द अदर सेल वॉल, ठीक है, मतलब एक सेल की सेल वॉल से दूसरी सेल की सेल वॉल तक जो वाटर मूवमेंट होती है वो एपोप्लास्ट पाथवे होती है, या वो एपोप्लास्ट पाथवे को फॉलो करते हुए होती है। सो अगर आप याद करें, इम्बाइबिशन वाली फोर्स भी सेल वॉल के ही अलोंग वाटर को ऊपर भेजती है। तो ये जो पैटर्न है ये एपोप्लास्ट पाथवे वाला पैटर्न है। समझ आएगी? तो पैटर्न भी समझ आएगी, फोर्स भी समझ आएगी, कहानी भी समझ आएगी। अच्छा, नेक्स्ट कहते हैं कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको हम उलट भी कर सकते हैं। हैरान होगा कैसे उलट करते हैं, क्या मतलब उल्टा देंगे उसको? उल्टा कैसे देंगे? ऐसा है कि आप एग्जांपल लें कि चने हैं, ठीक है, हमने रात को भिगो दिए। अब जैसे चने रात को भिगोए, वो सुबह उठ के देखा तो मैजिक हो गया। उसमें मैजिक ये है कि उसके साइज में इंक्रीज आ गया, हमें चने मोटे होने नजर आए। आधा किलो चने हमें लगता है कि जैसे 2 किलो हो गए क्योंकि उसमें पानी भर जाता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, जोक्स अपार्ट, उसके बाद अगर आप वही फूले हुए चनों को आप धूप में रख देते हैं तो वो पानी फिर से जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा उन सीड्स में से, उन ग्रेन्स में से। तो क्या होगा कि वो दोबारा अपनी पहले ही हालत में आ जाएगा, वो फिर से बूढ़ा हो जाएंगे और वो जो चने हैं उसमें जुड़ियां आ जाएंगी, वो बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि चने 100 साल पुराने हो गए, उनकी 100 साल की उम्र है, ठीक है। जैसे वो जवान हो रहे, जैसे आप उसको धूप में रखेंगे उन पर फिर जुड़ियां आ जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब जो इम्बाइबिशन का प्रोसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब कि पानी सेल वॉल के थ्रू अंदर भी गया सेल से, अब हम उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। समझ आ गई? तो एक ये रिवर्सिबल प्रोसेस है क्योंकि वाटर जो है वो लॉस्ट भी हो सकता है, वॉल्यूम दोबारा रीस्टोर हो सकता है, ठीक है। जो प्रोटोप्लास्ट का वॉल्यूम था, जो सेल वॉल का वॉल्यूम था, वो दोबारा से रीस्टोर हो सकता है जब पानी उसमें से जाया होगा। जाहिर है जब पानी आएगा। अब आप चले, एक और मेरे माइंड में बहुत बच्चों वाली और इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल आई। बैलून ले लें, बैलून में पानी डाला वो फूल गया, बैलून से पानी निकाल दिया तो बिल्कुल अपनी पहली हालत में आ गया। सही है, चलेंगे। इससे अच्छी और आसान एग्जांपल मेरे दिमाग दे ही नहीं सकता था आपको। नेक्स्ट जो हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है वो इम्बाइबिशन का जर्मिनेटिंग सीड्स में, कि वो सीड्स जिनको आप जमीन में बोते हो, पानी देते हो, ठीक है, उसमें से प्लांट्स कैसे निकल आते हैं। और अगर प्लांट निकलता है तो उसमें अभी हमने और उसकी कहानी में नहीं चले जाना, हमने जस्ट इम्बाइबिशन तक ही रहना है, ठीक है। अब हम अपने दिमाग को कहीं और, हम अपने दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाएंगे, इम्बाइबिशन पे रहेंगे। ऐसा है कि हमने सॉइल में सीड को, ठीक है, डिप कर दिया या बो दिया या जो भी आप कह सकते हैं, बो दिया, पानी दिया। अब जैसे ही सीड के सराउंडिंग में वाटर आया ना, तो सीड का जो सेल वॉल होगा वो उस वाटर को अपने अंदर लेके जाएगा। कैसे? एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है, उसी को तो हमने इम्बाइबिशन बोला था, ठीक है। अब एक टाइम आएगा वो पानी पीता जाएगा, सेल वॉल पानी पीता जाएगा। अब ये फूल जाएगा, अब ये जो सीड है ये फूल जाएगा, और इतना फूल जाएगा कि ये जो उसका सेल वॉल थी, जिसको आप सीड कोट को बोलते हो, वो सीड कोट ब्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ब्रस्ट होगा उनमें से जो है वो प्लांट निकल आता है, ठीक है। क्यों ब्रस्ट होगा? मैंने कह दिया पानी भरने से ब्रस्ट होगा, क्योंकि सीड के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, छोटा सा जो सीडलिंग डेवलप होता है, जिसको प्लांटलेट बोलते हैं, छोटा सा प्लांट उसमें ग्रो हो रहा होता है उस सीड में, वो क्या कर रहा होता है, वो पानी की एब्जॉर्प्शन के बाद वो फूल रहा होता है। जैसे वो फूलते हैं, सीड को ब्रस्ट करते हैं, वो बाहर आ जाता है। अब आपको समझ आ गई कि इम्बाइबिशन जिसमें सेल वॉल के थ्रू एब्जॉर्प्शन होती है, और जर्मिनेटिंग सीड में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। हाँ, बड़े बड़े जो तना और दरख्त हैं उनमें ये कोई खास तीर नहीं मारते, छोटे प्लांट्स में सीड्स पे इनका बहुत जोर चलता है, वहाँ ये बहुत उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, ये बहुत वहाँ दयालु बन रहे होते हैं, ठीक है। चलें जी, अब हम देखते हैं कि जो ड्राई सीड होता है उनके वॉल्यूम को ये 200 टाइम्स ये बढ़ा देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिशन। अगेन मैं आपको अभी रिमाइंडर दे दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जब मैं लास्ट में ये लेक्चर वीडियो के लास्ट में आपके साथ एमसीक्यूज शेयर करूंगी तो मैंने यहाँ ये आपसे पूछना है, तो अभी आप तैयारी करना है, फिर आप वहाँ जो है ना अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि एज अ रिजल्ट जैसे ही आप अंदाजा लगाएं कि ड्राई सीड का वॉल्यूम 200 गुना बढ़ गया, तो जाहिर है सीड को रप्चर होगा। रप्चर होने के बाद फिर जर्मिनेशन देखी जाती है, और ये जो जर्मिनेशन है ये इफेक्टिवली सीड पे देखी जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिशन। अच्छा जी, नेक्स्ट और क्वेश्चन है इम्बाइबिशन क्या होती है और ब्लीडिंग क्या होती है, ठीक है। अब एक तो मैंने आपको बता दिया ब्लीडिंग है, वो हम आगे पढ़ लेंगे, तो आपको जो है वो दोनों के नोट्स भी मिल जाएंगे और आपको समझ भी आएगी कि ये बुला के आप ब्लीडिंग, हैरान हो जाएंगे कि अभी तो हम प्लांट्स को पढ़ रहे थे, मैं अब इसमें ब्लीडिंग कहाँ से आ गया, पौधों को कहाँ से ब्लीडिंग होती है भाई, उनको कहाँ से कांटे लगने पे खून होता है, हमने तो आज तक ना देखा। हमने तो ना देखा कि किसी को चोट लगी है पौधे के तो वो रोने बैठ गया कि हाय मेरा खून निकल रहा, मुझे बैंडेज करो। अच्छा, उनमें ना कुछ और ही कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, आइए देखते हैं अपनी आने वाले कुछ लम्हात में। ऐसा है कि जो फ्लो ऑफ सैप है, पहले तो समझे सैप क्या है भाई,
भाई मैं थक गई हूँ, बार बार नहीं समझ आई, तो पीछे जाओ ना, पिछले लेक्चर्स लें आप, तब आपको समझ आएगी कि सैप क्या है। चले ना जाए, नहीं आपकी मर्जी, मैं अभी आपको बता देती हूँ। सैप बेसिकली सोल्यूशन होता है वाटर और मिनरल्स का, ठीक है, जो कि आपको पता है कि प्लांट्स में ट्रांसफर कर रहा था। कैसे ट्रांसफर कर रहा था, किन किन थ्योरीज, किन किन मेथड्स, किन किन फैक्टर से ट्रांसफर कर रहा था, मैं तो थक गई बता के, बहुत सारे मेथड्स थे, ठीक है, हमने उसको देख लिया ऑलरेडी, अब उस बहस में हम नहीं पढ़ते। तो द थिंग इज कि हमने कहा था कि फ्लो होता है सैप का प्लांट्स में नीचे से ऊपर की तरफ। अब लेट्स सपोज ये जो फ्लो है, जो कि सैप का फ्लो है, ठीक है, अगर प्लांट्स में कट लगता है, ठीक है, प्लांट बेचारे को कोई कट लग जाता है, ये खुद भी अगर किसी भी वजह से उस पर कट लगता है, तो वहां से वो सैप बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ये देखिए मैंने बेस्ट आपके साथ एग्जांपल भी शेयर कर दी और आपको पिक्चर भी दिखा दी कि भाई ये जो प्लांट है इसको ब्लीडिंग हो रही है। इस पे ब्लीडिंग किस चीज की हो रही है, सैप की ब्लीडिंग। हाँ, ब्लड की नहीं होती, सैप की होती है, लेकिन ब्लीडिंग का मैकेनिज्म सेम जैसे इंसानों और जानवरों में होता है वैसे। इट कैन बी अब्सॉर्ब इन सर्टेन प्लांट्स। अब ये ना खास पौधों में हमें देखने को मिलता है जब उस पे कट लगता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है प्रूंड। प्रूंड का मतलब होता है कि जी रगड़ लग गई, ठीक है, पौधे को अगर रगड़ लग गई तब भी ब्लीडिंग होती है, ठीक है। टैब्ड का मतलब है कि अगर छाल जो है पौधे से उतारी जाए तब भी जख्म लग सकता है, ठीक है, तब भी वो जो है वो सैप बाहर आ सकता है, ये ब्लीडिंग हो सकती है जब, या फिर उस पर कोई जख्म हो तब भी ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद कहते हैं कि किन किन लैंड प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है। अगर आपने ये ब्लीडिंग का प्रोसेस देखना है तो आप भागे और जाके ग्रेप वाइन को देखें, अंगूर की जो बेल है उसको देखिए। कुछ और प्लांट्स होते हैं जैसे पाम, ये खजूर की तरह का होता है, ठीक है, शुगर मैपल, ठीक है, शक्कर, इस तरह की जो प्लांट्स होते हैं उनमें बेसिकली हमें ब्लीडिंग वाला मैकेनिज्म समझ आता है कि कैसे होता है और उनमें ये देखने को मिलता है। लेकिन ये खास बात लिखी हुई कि स्प्रिंग में ही क्यों, सवाल आया क्यों। अब इस क्यों को जवाब मिस्टर रिफर के पास मैं देने जा रही हूँ, आप जरा सुन लें, इतनी बड़ी मेहरबानी आपकी कि भैया आप सुन लें। खैर, स्प्रिंग सीजन ना बेटा सूटेबल टाइम पीरियड होता है प्लांट्स का। प्लांट्स बहुत खुश होते हैं इस टाइम पीरियड में, वो अच्छे से ग्रो कर रहे होते हैं। ये जो इन्वायरमेंटल कंडीशन स्प्रिंग टाइम पे इनको मिल रही होती है, मुझे एक बड़ी अच्छी सी बात याद आ गई, वो कहते हैं ना दूधो नहाओ पूतो फलो, ये स्प्रिंग टाइम पीरियड में ऐसा ही कुछ इनमें हो रहा होता है। तो क्योंकि वो टाइम पीरियड बहुत सूटेबल है, प्लांट्स में जो है वो बड़े अच्छे से ग्रोथ हो रही होती है, अब इनमें जो सैप ट्रांसफर होता है वो भी बड़े अच्छे से हो रहा होता है। तो ये वजह है कि स्प्रिंग में हमें ये थोड़ा ज्यादा देखने को मिलती है ब्लीडिंग। उसके बाद अब हम इसका फ्लो देखना है कि फ्लो इसका कितना होता है, ठीक है, और किस हद तक होता है। अब ऐसा है कि अगर हम फ्लो की बात करें ना तो ये स्लो होता है और ये लार्ज अमाउंट में भी हो सकता है। 24 घंटे के अंदर अंदर इसका ठीक ठाक नुकसान हो सकता है कि ठीक ठाक ये बाहर निकल सकते हैं। जैसे ब्लीडिंग नहीं इंसान को दिनारों को तो 24 घंटे में ठीक ठाक ब्लीडिंग होकर इंसान के अंदर जिनका जो सारे की तरह ब्लड है वो बाहर आ जाता है। इसी तरह इनका जो सैप है ये इनके लिए जरूरी है भाई। तो अगर इनको सैप जो अब इनकी बॉडी से निकल रहा है तो इनके लिए मसले मसाइल और एक खतरनाक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। उसके बाद कुछ ऐसे खजूर की तरह के प्लांट्स होते हैं जिसकी अगर आप छाल उतार दें, ठीक है, अब आगे बात सुनिएगा कि अगर उसकी छाल उतार दे तो पूरा दिन उस छाल में से, उस छाल उतारने के नीचे जो जख्म हुआ था उसमें से 10 से 15 लीटर सैप जाया हो सकती है एक दिन में। आप अंदाजा लगा लें ब्लीडिंग कितनी ज्यादा होती है पौधों को, बेचारों को दर्द कितना होता है। ध्यान से छाल उतारिएगा, जख्म ना दीजिएगा। पौधे भी जो है वो जानदार, उनको भी तकलीफ होती है, वो भी रोते हैं बेचारे, ठीक है, उनको भी ब्लीडिंग होती है, उनको भी दर्द होती है। बच के प्यार कीजिएगा पौधों से, ठीक है। अब ना नेक्स्ट पॉइंट पे हमने ना बेसिकली सैप की कंपोजिशन देखनी है कि सैप में क्या क्या चीजें आती है। सैप की अगर बात करें उसमें शुगर आती है, वाटर होती है, कुछ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सैप होता है वो सोल्यूशन होता है वाटर और मिनरल्स का, ठीक है, जो कि प्लांट बॉडी में ट्रांसफर हो रहा होता है। अब ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद आपकी इस टॉपिक से भी जान छूट जाएगी और मिस रेफर से भी जान छूट जाएगी। ऐसा है कि अब हमने फैक्टर्स डिस्कस करना है कि कौन से फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लीडिंग के, या किस फैक्टर के बाद प्लांट को ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। जख्म लगने के बाद वो तो हम चीजें देख ही ली, लेकिन कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि ब्लीडिंग की वजह बन सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर 1 हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन जाइलम एंड फ्लोएम एलिमेंट्स। कि जो फ्लोएम और जाइलम है, ये जो मस्कुलर बंडल्स हैं, इनमें जो फ्लो हो रहा होता है वाटर का और मिनरल्स का और फूड का, शुगर का, अगर ये बहुत ज्यादा तेज हो, बहुत ज्यादा प्रेशर हो तब भी फट सकती है। और अगर मस्कुलर बंडल्स में हमें रप्चर देखने को मिलता है तो जाहिर है वहां से भी फिर ब्लीडिंग हो सकती है, वहां से भी सैप बाहर आ सकता है। तो फर्स्ट जो फैक्टर है दैट इज हाइड्रोस्टैटिक फैक्टर। उसके बाद है रूट प्रेशर, जो है वो भी समहाउ कंट्रीब्यूट कर रहा होता है ब्लीडिंग में, क्योंकि मैंने आपको कहा था रूट प्रेशर जो कि जाइलम टिश्यूज पे रूट लेवल पे लग रहा होता है, उसमें भी प्रेशर से जब पानी ऊपर आता है तो वहां से भी हमें फटने के चांसेस हैं कि वहां से भी प्लांट रप्चर हो, वहां से ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद कहते हैं कि नेक्स्ट बेसिकली उन्होंने ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि ट्रांसपायरेशन बेसिकली इवेपोरेशन ऑफ वाटर होता है एरियल प्लांट, ठीक है, पार्ट से भी, और स्टोमेटा से स्पेसिफिकली। अच्छा,
अब आप कहें कि ये जो भाप में बन के ऊपर उड़ रहा होता है वाटर, क्या वो भी ब्रीडिंग में आता है? नहीं, वो बिल्कुल ब्रीडिंग में नहीं आता, वो ट्रांसपायरेशन में आ रहा था। और बहुत जरूरी होता है क्योंकि प्लांट्स ने टोटल जो 100% वाटर लेना है उसमें से 99% वाटर तो उन्होंने ट्रांसपायर करना, उसको जरूरत ही नहीं है प्लांट को, जस्ट 1% जरूरत होती है, वो अपनी बॉडी में रख रहा होता है। अगर वो भी ब्रीडिंग से जो है वो जाया हो जाए तो फिर जाहिर है प्लांट की हेल्थ पे ठीक ठाक इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन जो है वो कभी भी ब्रीडिंग में नहीं आता, ये आपने माइंड में रखिएगा। ट्रांसपायरेशन अगेन वो कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है एसेंस ऑफ सैप में, इसकी डिटेल हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हमारा आज का लेक्चर। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर इस रिलेटेड आपने कुछ पूछना हो पूछिएगा, ठीक है। आपने फीडबैक लाजमी देना, अगर आपको समझ आ रही है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना मेथड चेंज करूँ वो भी आप बताइएगा। लास्ट में यही कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा जिससे इस चैनल रिलेटेड जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन होंगी वो आपको बर वक्त मिलती जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक तक मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।